हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आइए आज के इस सेशन में कुछ और बेहतरीन सवाल करते हैं जो आपकी रीनीट की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। प्यारे बच्चों, एक एक करके सवालों को करना है और सवालों को करने का वही नियम है। सबसे पहले आपको सवाल स्वयं अटेम्प्ट करना है, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है और नहीं बने तो सॉल्यूशन देखते हुए चलना है और सीखते चलना है। राइट, पहला सवाल आप सबके सामने, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट इज 4 kg पर मोल। उन्होंने केएफ की वैल्यू दी है। द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट फॉर 0.03, मतलब कहीं ना कहीं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का सवाल है। और अपने को एक ही फॉर्मूला याद है, डेल्टा टीएफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम। एक एक करके वैल्यू को पुट करिए और आंसर पाइए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई यानी वॉन्ट ऑफ फैक्टर की। K2SO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और K2SO4 के लिए अगर आपसे कोई वॉन्ट ऑफ फैक्टर पूछता है तो आप कितना बताएंगे। आई, आप सबको आई का फॉर्मूला याद है, 1 + n-1 इंटू अल्फा। सारी वैल्यूज को संभल के पुट करिए। आई हमने कितना रख दिया, 3। केएफ की वैल्यू सवाल में दे रखी है 4। मोलैलिटी भी हमें सवाल में दे रखा है 0.03, और जब आप इस सारी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.36। यानी बताओ कितने का डिप्रेशन हुआ, तो आंसर है 0.36 का, आंसर है 0.36 का। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मोल कंसेप्ट से है और बड़ा ही प्यारा सवाल है। टॉपिक है परसेंटेज का। सवाल में आप सबके सामने कुछ लिखा है, पढ़िए, खुद से अटेम्प्ट करिए। यह सवाल और मजेदार होता अगर रिएक्शन ना लिखी होती, मगर इस सवाल में आपको रिएक्शन दे रखी है तो कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना है। सवाल में आपको क्या करना है मेरे बच्चों, रिएक्शन लिखी है और रिएक्शन अपन लिख लेते हैं। TiCl4 + 2 मैग्नीशियम से बन रहा है Ti + 2 MgCl2। कुछ ये आपके सामने रिएक्शन है और आपको TiCl4 का वेट दे रखा है, तो अपन सबसे पहले इसके मोल निकाल लेते हैं और नंबर ऑफ मोल हो जाएगा वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मैंने यहां लिख दिया है, इसका मॉलिक्यूलर मास 174 के आसपास आता है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसके नंबर ऑफ मोल 2.05, इसे लगभग आप 2 मान सकते हैं। अब इसके कितने मोल है, 2। राइट, तो स्वाभाविक सी बात है अगर इसके 2 मोल है तो इस रिएक्शन को देखिए, इसका 1 मोल जाएगा तो 1 मोल आएगा। मतलब इसके 2 मोल अगर जाएंगे तो इसके कितने मोल बन के आएंगे, तो अगर आप इसके नंबर ऑफ मोल निकालोगे कितने आएंगे, 2, बशर्ते ये एन फैक्टर, ये लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए। तो क्या मैग्नीशियम का हमने मोल निकाला है? नहीं। तो सबसे पहले आप मैग्नीशियम का मोल निकालिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम निकालोगे तो कितना वेट दे रखा है, 96। इसका एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 24। राइट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो मैग्नीशियम का मोल आएगा, फिर उसको आप एलआर चेक करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे कि जो रेशियो है वो इसी का छोटा आएगा। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं एलआर यही है और एलआर ये है, तो इसका डिसीजन अब यही करेगा। तो 1 मोल जाएगा तो 1 मोल आएगा, 2 मोल जाएगा तो 2 मोल आएगा। 2 मोल बनना था, 2 मोल बनना था, चलेगा। लेकिन सवाल कहता है कि टीआई का 32 ग्राम ही बना है, और 32 ग्राम अगर बन रहा है और आप इसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल निकालते हैं, है ना, ये बनना था और कितना बना है मोल में सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक मास, यानी ये लगभग कितना आएगा, 0.66 के आसपास। कितना बनना था, इतना। कितना बना है, इतना। यानी कि यहां पे अब परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, और परसेंटेज यील्ड 0.66 अपॉन 2 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग 33-35% के आसपास आ जाता है। चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं इस सवाल में सबसे बड़ा खेल था रिएक्शन को समझना। दूसरा, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो एलआर को पहचानना, और तीसरा, अगर आपने एलआर पहचान लिया तो कितना बनना था, कितना बना, और यहां से परसेंटेज। अगर आप इसे फॉर्मूले से करते हैं, ये जो बनना था इसे हम लोग कहते हैं थ्योरेटिकल अमाउंट, है ना, और इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जर्व्ड। तो आपको परसेंटेज का फॉर्मूला याद है, ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल इंटू 100। डन है बच्चों। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अटेम्प्ट करिए, बड़ा प्यारा सवाल है। इन अ सिस्टम एक रिएक्शन गिवन है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2। हमने सी का कंसंट्रेशन 2 से बढ़ा दिया, और आप सब जानते हैं कि जब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे या ऐसा कुछ भी करोगे तो सब बदलेगा मगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलेगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको इस सवाल में के ओल्ड लिख लेना चाहिए। के ओल्ड जो होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी का होल स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी का होल क्यूब। ये सॉलिड है, सॉलिड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं आएगा। अब हम यहां से के न्यू लिख लेते हैं।
के न्यू जब लिखूंगा तो वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी का होल स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी का होल क्यूब। बस फर्क इतना होगा कि पहले कंसंट्रेशन बी था, अब बी डैश बोल देते हैं, सी था अब सी डैश बोल देते हैं। जब कभी कंसंट्रेशन को बदलोगे तो इक्विलिब्रियम कभी फॉरवर्ड तो कभी बैकवर्ड शिफ्ट होता है, वो इसलिए ताकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ना बदले। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले था वही बाद में होगा। आपको कुछ नहीं करना, के ओल्ड बराबर के न्यू कर देना, आंसर आप सबके सामने आएगा। अब कैसे करें? तो पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब इंटू नया वाला, ये कितना हो जाएगा? बी डैश का स्क्वायर, इसकी कंसंट्रेशन कितने गुना किया है? 2, तो 2 का क्यूब यहां 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से। अब ये जो कंसंट्रेशन है, तो जैसे आपने सी डैश को लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड कंसंट्रेशन, 8 टाइम्स ऑफ ओल्ड कंसंट्रेशन का क्यूब हो गया, ये कैंसल आउट हो गया और नई कंसंट्रेशन जिससे मैं बी डैश कह रहा हूं वो 1/8 टाइम्स ऑफ ओल्ड कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो गया। उधर भेजिए अंडर रूट होगा तो जो नई कंसंट्रेशन है 1/2 टाइम्स ऑफ ओल्ड कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा, यानी आंसर विल बी नथिंग बट ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलेगा बच्चों? अगर आप ये सवाल समझ पाए हैं तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस। बताइए इनमें से किस केस में एंट्रोपी इंक्रीज हुआ है? अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड, एक लिक्विड सॉलिड में क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो लिक्विड से अगर सॉलिड बन रहा है तो मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड हो रहे हैं, और अगर मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड हो रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी नहीं, एंट्रोपी घटेगी। उसने पूछा कहां एंट्रोपी बढ़ती है? यहां एंट्रोपी बढ़ती नहीं, यहां एंट्रोपी घटती है। टेंपरेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 to 115। आप टेंपरेचर बढ़ा रहे, अगर टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के अंदर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कियोस बढ़ेगा और एंट्रोपी बढ़ेगी। 2NaSCO3 से बन रहा है सॉलिड गैस, यहां का डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, यस सर, यानी एंट्रोपी बढ़ेगी, यस सर। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से एटम बन रहा है, यहां भी डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, यहां भी एंट्रोपी बढ़ेगी, तो आंसर जाना चाहिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इज दिस क्लियर? आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। लिटरली ऐसे सवाल जेईई में भी आए, ऐसे सवाल आपको हमने क्लास में भी कराए, इसकी कई प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है। और जो एसआरजी के पेपर हुए उनमें हमने भी इन सवालों को और भी कई तरीके से मॉडिफाई करके दिया। इस सवाल को कैसे करें? इस सवाल को करने का तो एक वो बच्चों वाला तरीका है जो बच्चे कई बार कर लेते हैं। सवाल क्या कहता है कि भाई आपके पास एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है। वो कहता है कि पहले वाले का जो टी हाफ है वो 10 मिनट है, वो कहता है कि दूसरे वाले का जो टी हाफ है वो 20 मिनट है, ठीक है साहब। फिर वो कहता है कि बताओ कितने समय के बाद उसने एक लाइन और बोला है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी जो ए नॉट है वो 8 टाइम्स ऑफ बी नॉट है। तो कितने समय के बाद? वो कहता है द टाइम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल ऑफ ए, वो समय बताओ जब बी का कंसंट्रेशन ए का डबल हो जाएगा, राइट? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। कैसे करें मेरे बच्चों? तो अब एक तो वो बच्चों वाला तरीका कि 10 मिनट के बाद आधा, फिर आधा आधा, ऐसा करते करते देखो कब होगा। लेकिन वो बहुत लेंदी सवाल हो जाता है, वो कई बार बहुत लेंदी हो जाता है। इस सवाल को कैसे करें? जैसा मैंने क्लास से बताया था वही अप्रोच लेता हूं। एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है। सवाल कहता है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी का 8 गुना है, क्लियर? और इन दोनों का टी हाफ हमें दे रखा है, इसका टी हाफ हमें 10 दिया है, इसका टी हाफ हमें 20 दिया है, ठीक है साहब। सवाल कहता है वो कौन सा समय है? तो हमने कहा मान लो वो समय टी है। वो कौन सा समय है? जब बी का कंसंट्रेशन ए का 2 गुना होगा, यानी बी टी बराबर 280 होगा। वो कौन सा समय? अब हम सबको एक छोटा सा फॉर्मूला याद है, और आपको वो फॉर्मूला याद हो मेरे प्यारे बच्चों, AT = A0/2 n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और n निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। अगर ये दोनों फॉर्मूले आपको पता है, अब ये सवाल आपसे चुटकियों में बनेगा। कैसे? आओ रखता हूं। अब मैं यहां पे सारी वैल्यूज को पुट कर रहा हूं, ठीक? तो 280 ये कौन सा समय है जब ये होगा, ठीक है? अब एक एक करके हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो मैं आपके सामने यहां AT का फॉर्मूला लिख रहा हूं। AT का फॉर्मूला दैट इज A0/2 n, इसके n को बोल देता हूं n1, और यहां लिखता हूं, है ना, ये AT का फॉर्मूला हुआ, और यहां लिखता हूं BT का फॉर्मूला B0/2 n, इसे n2 कह देता हूं। क्लियर है? और n का मतलब है टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। मतलब यहां मैं सेव करके रखता हूं पहले से कि जो n1 होगा वो टोटल टाइम t अपॉन 10 होगा, और जो n2 होगा वो टोटल टाइम t अपॉन 20 होगा। अब इसे सारी वैल्यू को पुट करना है। a0 कितना है? 8 b0,
इसे कह दो 8b0 अपॉन 2 की पावर n1। b0 कितना है मेरे प्यारे बच्चे? सर b0 को तो b0 ही माना है और इसे कह दो 2 की पावर n2। क्लियर है? क्लियर। अब वो कहता है वो कौन सा समय, अच्छा ये क्या था मेरे बच्चों? at और ये क्या था मेरे बच्चों? bt। सवाल कहता है bt बराबर 280, मतलब जहां bt है वहां हम 280 भी लिख सकते हैं सर। ऐसा कर दे, कर दो। अब दोनों को कर दो डिवाइड। जैसे दोनों को डिवाइड करते हो तो मैं दिस बाय दिस करता हूं, है ना, दिस बाय दिस। तो 280 अपॉन 80 इक्वल टू b0 अपॉन 2 की पावर n2 इंटू 8b0 अपॉन 2 की पावर n1। b0 से b0 कैंसल आउट, मैं दूसरे कलर का 80 कैंसल आउट, b0 कैंसल आउट। ये जो 8 है इसे 2 की पावर 3 कह सकते हैं, 8 को कह सकते हैं 2 की पावर 3। अब सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। यह आ गया 2 यानी 2 की पावर 1, यह आ चुका है 2 की पावर n1, यह है 2 की पावर n2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर n2 प्लस 3 ऊपर गया तो क्या बन गया? 2 की पावर माइनस n2 माइनस 3। क्लियर है? अब देखो जरा, क्या सबका बेस सेम है? तो पावर भी सेम है, यानी मैं कह दूं 1 इक्वल टू n1 माइनस n2 माइनस 3, यानी मैं कह दूं n1 माइनस n2 बराबर 4, यानी मैं कह दूं मेरे प्यारे बच्चों, अब n1 n2 की वैल्यू पुट करो। n1 की वैल्यू कितनी है? t बाई 10, n2 की वैल्यू कितनी है? t बाई 20 बराबर 4। अब इसे सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 2t माइनस टी बराबर 20 चौको 80, यानी t बराबर 80। मतलब वो कौन सा समय है जब ये होगा? तो आंसर है साहब 80, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। बड़ा खूबसूरत सवाल, बड़ा बढ़िया सवाल। हो सके तो एक बार फिर से सॉल्यूशन देखना और फिर स्वयं से करने की कोशिश करना। जब तक खुद से ना बने तब तक इस सवाल को करना, इसके सारे मेथड को सीखना। आई होप क्लियर है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपके सामने 4 इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है और कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन विल नॉट टेक्स प्लेस इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन, विल नॉट टेक्स प्लेस। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसे ईसीएस के सीक्वेंस में लिख लेते हैं। हम एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। सबसे कम एसआरपी किसका? जिंक का। उसके बाद किसका मेरे भाई? निकेल का। उसके बाद किसका है? कॉपर का। उसके बाद किसका है? चांदी का, एजी का। डन है। अब हमने सबका ईसीएस एसआरपी लिख लिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब जो नीचे है उनका रिडक्शन होगा, जो ऊपर उनका ऑक्सीडेशन होगा। पहली रिएक्शन क्या कहती है? एनआई और कॉपर में एनआई का रिडक्शन होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा। इम्पॉसिबल है मेरे भाई, कॉपर नीचे है, कॉपर का रिडक्शन होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सर ये पहला वाला ही नहीं होगा, बाकी भी देख लो, मगर देखने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ये सारी बातें याद है तो सो सिंपल सवाल है। तीसरा ऑप्शन बॉडी टेम्परेचर का यहां कोई काम नहीं है। इस ग्राफ में आप बॉडी टेम्परेचर नहीं निकाल पाते हैं, यहां केवल आपको डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को समझना था। तो बच्चों, जब हम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं तो ये वाला जो ऊपर वाली लाइन होती है सॉल्वेंट की होती है और नीचे वाली जो लाइन होती है सॉल्यूशन की होती है। हाँ या ना? और आपको पता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और ये जो है ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। और सवाल हमसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कहता है, यानी डेल्टा टीबी कहता है। तो डेल्टा टीबी क्या होगा? T4 माइनस T3, दिस माइनस दिस, बड़ा माइनस छोटा, याद रखना बड़ा माइनस छोटा। लेकिन जब हम फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन निकालते हैं, ठीक, तो T4 माइनस T3 था, ये T3 माइनस T4, ये तो गलत है। अब डिप्रेशन निकालते हैं तो कई बार बच्चों कंफ्यूजन होता है, वो दिस माइनस दिस करते हैं ना मेरे भाई। जब भी आप डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ निकालते हो तो हमेशा बड़ा माइनस छोटा करते हैं, और आप जब इधर जा रहे हैं तो ये बड़ा और ये छोटा है, यानी डेल्टा टीएफ होगा T2 माइनस T1। हाँ ये सही है, हाँ ये सही है। इज दिस क्लियर? और अगर ये समझ पाए हैं तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इतना फेमस सवाल है कि अब तो आपको इसका आंसर भी याद हो जाना चाहिए। नीट की तैयारी करते करते रीनीट तक आते आते ये सवाल अब आपके दिमाग में रच बस जाना चाहिए। सवाल कहता है द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द बैलेंस रिएक्शन आर। मैं आज इस सवाल को प्रॉपर्ली बैलेंस मेथड से करता हूं। क्लास में इसको हमने शॉर्ट ट्रिक से भी किया है, ग्राम इक्विवेलेंट से भी हमने कई बार किया है। अभी मैं पूरे डिटेल मेथड से कर देता हूं। आपके सामने एक रिएक्शन लिखी और आप इसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग का तरीका है कि सबसे पहले रिएक्शन को तोड़ो, फिर बैलेंस, फिर जोड़ो। तो आपके सामने सबसे पहले लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन हाफ, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सलेट आयन का कन्वर्जन किस में हो रहा है? CO2 में। फिर मैं आपके सामने लिखता हूं रिडक्शन हाफ।
तो रिडक्शन हाफ में MnO4 माइनस से बन रहा है Mn+2। क्लियर? अब इसको बैलेंस करते हैं बच्चों। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले अदर एटम, बैलेंसिंग का सबको रूल याद है, अदर एटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बोले तो अरे हाँ या ना। अब इसे बैलेंस करते हैं, कितने कार्बन है 2, ऑक्सीजन 4 बैलेंस हो गए, Mn बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन है 4 तो यहां लिखूंगा 4 पानी, और अगर यहां 4 पानी है तो यहां लिखूंगा 8H+। बोलो डन। अब बैलेंस करते हैं चार्ज को, यहां कितना चार्ज है +3, यहां कितना चार्ज है +4, एक कार्बन पे 1 का चेंज, 2 कार्बन पे 2 का चेंज, जितने का चेंज उतने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन है तो उधर, रिडक्शन है तो इधर। Mn पे कितना चार्ज है +7, यहां कितना +2, कितने का चेंज 5 का। अब इन दोनों को जोड़ा जाए, जोड़ने का नियम है इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट होना चाहिए। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई 2, यहां कितने हैं 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, और अब इन दोनों रिएक्शन को कर दो ऐड। तो ऐड कर रहा हूं, देखना जरा क्या बनेगा, 8 दूनी 16H प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 2 MnO4 माइनस से बना है 10 ऑक्सलेट आयन, से बना है 10 दूना 20 CO2, से बना है, साथ में आ जाएगा 8H2। आप सबके सामने रिएक्शन आ चुकी है, आप सबके सामने रिएक्शन आ चुकी है। सॉरी, ऊपर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी यहां 5 से मल्टीप्लाई करना था, 5 2 10 है ना, तो यहां से मल्टीप्लाई किया 5 से, तो यहां आ जाएगा 5 ऑक्सलेट आयन, यहां आ जाएगा 5 ऑक्सलेट आयन, यहां आ जाएगा 5 ऑक्सलेट आयन, यहां आ जाएगा आप सबके सामने 10 CO2, राइट। तो इस प्रकार से आपको सवाल करना था, कितना आ जाएगा 5 दूना 10 CO2, और आंसर आपके सामने है। देख लो बैलेंस है कि नहीं है। आपसे पूछा था MnO4 माइनस 2 ऑक्सलेट आयन 5 H+ आयन 16, ऑप्शन विल बी फर्स्ट। चलेगा, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, कैथोड रेज आर ए स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। बिल्कुल गलत जवाब, कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। उस समय उन्हें इलेक्ट्रॉन नहीं पता था, वो उसे कैथोड रे कहते थे, बाद पता चला कि कैथोड के अंदर वहां इलेक्ट्रॉन है। अल्फा पार्टिकल सरासर गत, दे आर जनरेटेड अंडर हाई प्रेशर। बिल्कुल सही बात है कि जब कैथोड रेज की खोज हो रही थी तो जो डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, है ना, जो डिस्चार्ज ट्यूब लिया था वहां बहुत ज्यादा लो प्रेशर था, ठीक है, वहां बहुत ज्यादा, अच्छा उन्होंने हमसे पूछा क्या होगा, ओके, तो जो डिस्चार्ज ट्यूब था वहां बहुत कम प्रेशर था, वहां अगर आपको याद हो प्रेशर वहां करते हैं और गैसेस को रिमूव करते हैं। तो सवाल कहता है दे आर जनरेटेड अंडर हाई प्रेशर हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज तो सही है मगर हाई प्रेशर गलत है, वहां प्रेशर बहुत कम था, मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। चलेगा, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपके सामने एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। आपको जब एनर्जी याद कराई जाती है तो एनर्जी के कई सारे फॉर्मूले याद कराते हैं, लेकिन बच्चा एक ही फॉर्मूला याद करता है, -13.6 × Z² EV। ये ईवी में नहीं, जूल में नहीं, ये किलो जूल में है। ऐसे आपको 4 फॉर्मूले याद कराए जाते हैं, ईवी में, जूल में, कैलोरी में, किलो जूल में। सवाल आपसे पूछा है किलो जूल में कितना होगा, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड सवाल है, दिमाग नहीं लगाना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 -13.3 किलो जूल पर मोल। चलेगा, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, द मोलैरिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जिसे आप H3PO4 भी कहते हैं, हैविंग प्योरिटी ऑफ 70% बाई वेट, मतलब उन्होंने आपको कंसंट्रेशन बोला है 70% बाई वेट, यानी 70% W/W, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.54। यहां पे सवाल आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है। देखो भाई, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला है और बेसिक कंसेप्ट अगर आपको याद हो, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहां आपको 3 शब्द पढ़ाए जाते हैं, एक डेंसिटी, एक रिलेटिव डेंसिटी, एक वेपर डेंसिटी और एक स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी को मैं हटा दूं तो 3 शब्द, वेपर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और कहा जाता है ये तीनों के तीनों डेंसिटी नहीं, डेंसिटी का रेशियो है। उसमें भी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर है। और बच्चों को याद है कि पानी की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर ml, यानी कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि अगर ये नीचे वाला 1 है तो जो डेंसिटी है वही स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वही डेंसिटी है। यानी सवाल में आपको डेंसिटी दे रखी है मगर सीधे शब्दों में नहीं घुमा के दिया। अब डेंसिटी कितना है 1.54, क्लियर। तो सवाल बहुत आसान है, आपसे मोलैरिटी पूछा है, फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। % W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर
वेट, हाँ इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना, हाँ इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना। जब आप यहां सारी वैल्यू को पुट करके सॉल्व करते हैं तो परसेंट W/W कितना है 70, डेंसिटी कितना है 1.54, ये कितना है 10, मॉलिक्यूलर वेट 98, आंसर लगभग कितना आता है 11 के आसपास। चेक कर लीजिएगा। इस सवाल में दम नहीं था। जिसको फॉर्मूला याद है उसके लिए बहुत आसान, ये फॉर्मूला जिसको नहीं याद उसके लिए बहुत कठिन सवाल, जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं पता उसके लिए कठिन है। कई बार छोटे छोटे शब्दों से सवाल आपको कंफ्यूज करता है, भले उस सवाल में ऐसा कुछ दम ना हो। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सबके सामने थ्योरेटिकल पॉइंट पे है और रेडॉक्स के रूल पे आधारित है। आसान सा सवाल है। एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सब्सटेंस इज टर्म्ड ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके शेड पे इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो खुद इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो दूसरे से जा रहा है और इलेक्ट्रॉन का जाना ही ऑक्सीडेशन है, यानी पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। सोडियम इन द गिवन रिएक्शन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम इन द गिवन रिएक्शन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है? यस सर। खुद कैसा ऑक्सीडाइज हुआ? तो नाम रखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। हां, ए भी सही है, बी भी सही है। अच्छा, इसमें ए नहीं है तो ये नहीं, ये नहीं। आंसर या तो 3 होगा या तो 4 होगा। अब ए बी सी को अपन चेक कर लेते हैं, है ना। या तो सी को चेक कर लो या तो ई को चेक कर लो, उससे आंसर सोचना आसान हो जाएगा। फिलहाल देखते चलते हैं, सी में चलते हैं। MnO4 माइनस इन बेसिक सॉल्यूशन oxidizes iodide ion to produce I2 and MnO2. The coefficient of MnO2 and I2 in balance reaction is 4 and 2. अब आपको यहां पे रिएक्शन बैलेंस करके चेक करना होगा। इसे थोड़ा होल्ड करते हैं, क्या पता बिना इसके भी आंसर आ जाए, लेकिन सही मायने में अगर नहीं आए तो फिर हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, आपको रिएक्शन लिख के बैलेंस करना है। ठीक, फिर वो क्या कहता है? अच्छा, एक मजे की बात यह है, उसने बेसिक मीडियम बोला है और बेसिक मीडियम में जो I माइनस है वो I2 में कन्वर्ट होता है कि IO3 माइनस में। शायद यहीं से वो गलत हो जाएगा। द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड मस्ट बी 0। हाँ, ये सही है, तो डी वाला तो सही है और डी वाला सही है। अब ई वाला चेक कर लेते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, chlorine, bromine and iodine when combined with oxygen in oxo acids and oxo anions have positive oxidation number। जब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किसी भी ऑक्सो एसिड में कंबाइन होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, तो ऑक्सीजन उनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वहां पे पॉजिटिव आता है। हाँ, ई वाला भी सही है। हाँ, ई वाला भी सही है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जो गलत है वो कौन सा स्टेटमेंट है? सी वाला। हमें सॉल्व ही नहीं करने की आवश्यकता है, अपन सीधे आंसर दे सकते हैं। चलेगा। इसी प्रकार से आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आयनिक इक्विलिब्रियम से 2.5 ml ऑफ 2/5 मोलर वीक मोनो बेसिक मोनो एसिडिक बेस, है ना। तो एक मोनो एसिडिक बेस लेते हैं POH, BOH, और उसकी हम रिएक्शन करा देते हैं HCl के साथ। मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस है। ठीक, और आपसे पूछा था कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एट इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट बोल दिया है, मतलब आपको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कराना है। और अगर आपको कंप्लीट रिएक्शन कराना है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्ट का बनेगा, और जो सॉल्ट होगा वो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा, और इसका जो pH का फॉर्मूला होगा वो 7 - ½ pKb - ½ log C होगा। क्लियर है? अब कुछ भी करके मुझे pH निकालना और फिर pH से मुझे POH निकालना है। चलेगा बच्चों? तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। तसल्ली से सॉल्व करना होगा तो ही कहीं जाके आंसर आएगा। BOH का सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। हमें क्या चाहिए? कंसंट्रेशन। जो सॉल्ट बनेगा उसका कंसंट्रेशन चाहिए, राइट। 2.5 ml है इसका, और इसके साथ हम टाइट्रेशन करा रहे हैं। तो सबसे पहले टाइट्रेशन करके आप इसका वॉल्यूम निकालिए, राइट। क्यों साहब? थोड़ा फील करना। आपके सामने एक बर्तन है, इसमें आपने लिया है बेस, और एक दूसरा बर्तन है, इसमें आपने लिया एसिड। अब दोनों को मिला रहे हो तो जो सॉल्यूशन बनेगा, भाई इसका वॉल्यूम कितना है ये जानना जरूरी है, तभी तो उसका कंसंट्रेशन निकालोगे। तो पहले हम क्या करते हैं? एसिड का वॉल्यूम पता करते हैं। तो कैसे पता करें? हम दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो मोलैरिटी है ना, इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितना दे रखा है इसका? 1/5। n फैक्टर कितना होगा इसका? 1। वॉल्यूम कितना है? 2.5। इसकी मोलैरिटी दे रखी है 2/15, है ना, और इसका n फैक्टर कितना? 1। वॉल्यूम निकाल लीजिए। क्लियर? जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं
तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलेगा ना बच्चे, 2.5 ये 2/5 है, राइट, 2/5 है, और ये 2/15 है। डन। तो 2.5 2 कितना हो गया 5, 5/5 कितना हो गया 1, 5/5 कितना हो गया 1, और ये आपके सामने आ चुका है 2/15 इंटू वी, यानी 15/2 यानी 7.5 ml। तो इसका कितना ml है 7.5 ml, यानी जो टोटल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, टोटल वॉल्यूम कितना होगा साहब 10 ml। क्लियर, क्लियर। अब मुझे पता करना कि जो सॉल्ट है वो कितना बनेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जितना एसिड जितना बेस का रिएक्शन होगा, मान लो इसका 1 मोल 1 मोल है तो सॉल्ट भी 1 ही मोल बनेगा, इसका x मोल है सॉल्ट भी x मोल बनेगा, तो इसके कितने मोल है वो निकाल लो। तो जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस कितने आ जाएंगे, बेस के कितने मोल आ जाएंगे, ये है आपके सामने 2.5 और ये कितना है 2/5, तो 2.5 इंटू 2 5/5 1 मिली मोल है ना, ये कितना आ चुका है 1 मिली मोल। अब इसका कंसंट्रेशन निकाल लो। तो जो आपके सामने सॉल्ट बना है, जो आपके सामने सॉल्ट बना है वो भी इतना ही बनेगा, और सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो हो जाएगा 1/10, क्योंकि वॉल्यूम है 10। ये मिली है, ये भी मिली है, किसी को भी आपको लीटर में मोल में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं, यानी सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻1 मोलर है। अब सारी वैल्यू को पुट करके सॉल्व करो। तो pH = 7 - ½ pKb कितना बोला है, क्या सवाल में kb बोला है, यस सर, kb की वैल्यू है 10⁻12, तो बच्चों pKb कितना हो जाएगा 12, तो 7 - ½ pKb कितना है 12 -½ log C, और log C में लिख दूंगा 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 से -1 बाहर आया, प्लस हो गया, ये हाफ है, यह आ गया 7 - 6, चलेगा बच्चों, 7 - 6 और ये हो चुका आप सबके सामने प्लस 0.5, यानी कितना आ गया 1.5। लेकिन सवाल क्या आपसे H+ आयन का कंसंट्रेशन पूछा था, यस सर, और H+ आयन का जो कंसंट्रेशन आएगा, H+ आयन का जो कंसंट्रेशन आएगा, राइट, तो कितना आ जाएगा 1.5, तो 10⁻⁻1.5, 10⁻⁻1.5, इसका एंटी लॉग लोगे तो कितना आएगा 10⁻2 इंटू 10⁻0.5। क्लियर। अब 0.5 है तो 3 का लॉग कितना होता है 0.48, तो कहीं ना कहीं ये 3 से तो बड़ा होगा, 3 से बड़ा एक ही ऑप्शन दिख रहा, आंसर विल बी नथिंग बट ऑप्शन नंबर 3। क्या ये सवाल सबको क्लियर है? हमने कैसे किया, सबसे पहले समझे एसिड बेस का रिएक्शन है, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट का पीएच निकालना है, मगर कंसंट्रेशन नहीं पता था तो कंसंट्रेशन हमने निकाला। कंसंट्रेशन के लिए सबसे पहले हमने सॉल्ट का मोल पता किया, मोल से हमने कंसंट्रेशन निकाला, वॉल्यूम करके एंड सो ऑन। डन है क्या? ये सवाल था, बड़ा प्यारा खूबसूरत सवाल। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपसे कहता है कि सही ऑप्शन मैच कराना, दैट्स सो सिंपल अगर आपको पता है तो। अगर आपसे पूछूं कि डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी में वो कौन सी कंडीशन है जो हमेशा स्पॉन्टेनिटी बताती है, तो बच्चा कहेगा सर एनर्जी घटनी चाहिए और एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, एनर्जी घटनी चाहिए और एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होगा। मतलब जो सी है ना मेरे बच्चों, वो स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर होगा। मुझे लगता है कि जो सी है वो तो क्यू होके रहेगा, क्योंकि आज यहां डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी निगेटिव होगा और ये हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए और डेल्टा एस निगेटिव हो जाए तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, दिस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। और अगर दोनों निगेटिव हो जाए तो स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। आंसर कुछ ऐसा होगा, ए का आर होगा, बी का पी होगा, सी का क्यू होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 होगा। डन है बच्चों। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल सिंपल सा सवाल है। अ गैसियस हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन 2A से बना 4B + C is carried out in a closed vessel, the concentration of B is found to increase by this। B का कंसंट्रेशन इतने से बढ़ गया, क्या B प्रोडक्ट है? यस सर। क्या बी का जो इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है? यस सर। क्या फाइनल कंसंट्रेशन 5 × 10⁻³ है? यस सर। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी पूछा, कुछ नहीं करना, आपसे रेट पूछा है, रेट का फॉर्मूला डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, डेल्टा मतलब चेंज, तो 5 × 10⁻³ समय कितना लगा? समय कितना लगा 10, इसे करिए सिंप्लीफाई तो कितना आएगा 5 × 10⁻⁴। आपको स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड नहीं करना क्योंकि उसने रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा है, उसने रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पूछा है, तो आंसर होगा 5 × 10⁻⁴, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। चलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमने कुछ
अच्छे सवाल यहां डिस्कस किए, आप एक बार जरूर इन सवालों को करिएगा, खास करके वो सवाल जो थोड़ा लेंदी थे उनको खुद से जरूर सॉल्व करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।